हेलो एवरीवन, वेलकम टू 91.2 एंड IVH। हेलो दोस्त, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे जेनिफर। और मैं हूँ आपके साथ अनोखा अंकित। कहते हैं कि असली बदलाव समाज में तभी आता है जब कोई प्रॉब्लम्स को देखकर नहीं रुकता है, बल्कि उसके सॉल्यूशंस ढूंढ लाता है। जी हाँ, आज हमारे बीच एक ऐसी ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, कम्युनिटी रेडियो और सोशल डेवलपमेंट के जरिए हजारों जीवनों में, जिंदगियों में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाज को पहचान देने के लिए इन्होंने स्मार्ट एनजीओ की स्थापना करी थी और इनके लीडरशिप के अंडर रेडियो मेवात सिर्फ एक कम्युनिटी रेडियो नहीं बल्कि अवेयरनेस, एजुकेशन, चेंज एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही पावरफुल मीडिया है। तो चलिए आज वेलकम करते हैं हम हमारी फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्मार्ट एनजीओ मिस अर्चना कपूर जी का। हेलो मैम, हेलो। वेलकम टू 91.2 एंड आई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर विद यू ऑल और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे रीच आउट करने के लिए और ये प्रोग्राम के लिए। आपने कुछ बहुत ज्यादा शब्द मेरे लिए कह दिए हैं। मैं एक साधारण मतलब आई डोंट थिंक दैट आई हैव चेंज्ड मेनी लाइव्स, लेकिन हालांकि कोशिश यही रहती है कि अगर अपने काम से कुछ चंद लोग, एक दो पांच लोगों की जिंदगी में भी अगर हम बदलाव ला पाए किसी प्रकार का, तो फिर शायद ये जर्नी एक सफल यू आर जर्नी जस्ट बीइंग हम्बल मैम, हम जानते हैं आपने बहुत इम्पैक्ट लाया है। एंड अगर आप एक पर्सन, 10 लोग, कम से कम 20 लोग, जितने भी लोगों के लाइफ में चेंज ला रहे हैं, चेंज इज चेंज। हम उसे मेजर नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा और कितना कम। तो शुरुआत में तो मैम हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में बताइए हमारे लिसनर्स के लिए कि जो इस सोशल वर्क की तरफ आपका जर्नी था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हाउ डिड दिस बिगिन? सो यू नो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, पर अगर मैं कुछ चंद शब्दों में कहूँ तो मैं जब यू नो आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक सोशल सेक्टर में काम करूंगी। सब आपके रीजंस होते हैं, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो अपॉर्चुनिटीज भी कम थी। तो मेरी जो पहली नौकरी थी, पहला जो मेरा एक स्थायी जॉब था, वो मैंने ओएनजीसी के साथ साथ किया। क्योंकि आप लोग देहरादून में ही हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तेल भवन मेरी पहली प्लेस ऑफ वर्किंग थी और वहां पर हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह ज्वाइन किया था। लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग्स आने लगी कि शायद ये काम हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यू नो द होल आइडिया वाज टू do something more constructive and not push files. So not that I feel that people who are doing that are doing anything less, वो भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन शायद वो मेरे लिए काफी नहीं था। तो वहां से लेकर के लगभग 2000 और लगभग 1997 तक, तो वहां की जर्नी से लेकर 1997 तक मैंने काफी सारे जॉब चेंज किए, बहुत सारी चीजों में अपना एक्सपेरिमेंट किया। एंड वो एक अलग था जो हमारी जनरेशन के लोग इतना रिस्क नहीं लेते थे। तो शायद वो जो मेरी एबिलिटी टू चेंज, टू अडेप्ट एंड टू एक्सप्लोर, वही मेरे को इस रास्ते पे ले आई। तो मेरी जो जर्नी एक, अगर मैं कहूँ सोशल सेक्टर की, तो वो एक प्लान करियर पाथ नहीं था। अ, ये एक तरीके से हर स्थिति में एक रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन था। और जो हम लोग देखते थे जमीन पर, जो हमें दिखाई दे रहा था, शायद उसके प्रति एक प्रतिक्रिया थी। हर जगह हमको लगा कि महिलाओं की आवाज नहीं सुनते हैं लोग, एक इनइक्वालिटी है, एक एक्सक्लूजन है। कई लोगों में एक तरीके का यू नो look, they used to look down upon the marginalized communities. कहीं भी आप जाइए तो जो भी थोड़ा सा आपकी तरह आपके अपेक्षाओं के अनुरूप ड्रेस्ड अप नहीं है या कुछ नहीं है, तो उसको वो उसकी सही स्थान नहीं दिया जाता था। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक माइंड में इम्प्रेशन छोड़ती चली। और मुझे हमेशा ऐसा ही लगा कि जो हम लोग जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो स्कीम्स या कोई चीज को एक्सेस करना ही नहीं है। डेवलपमेंट का
एक मीनिंग तब होता है जब आप एक बराबरी के पोजीशन में आते हैं, और जब आपको खुद अपनी जिंदगी में अपने फैसले, अपनी चॉइसेस लेने का मौका मिले और आप अपनी बात बेझिझक कहीं रख सकें। सब चीजें अधिकारों से लिंक्ड होती हैं, आपके अपने सेल्फ बिलीफ से लिंक्ड होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से लिंक्ड होती हैं, और हमें लगा कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सबसे बड़ी बात है कि बिल्ड एजेंसी अमंग्स्ट इंडिविजुअल्स एंड सेल्फ बिलीफ। और इसी तरीके की सोच को लेकर के मैंने सबसे पहले अपना सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में या कम्युनिटी वर्क में कदम रखा, और मेवात में मुझे बहुत बड़ी बड़ी सीख दी। छोटा मोटा काम हम करते ही रहते थे एज कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग्स, एज कॉन्शियस सिटीजन्स। कभी ना कभी किसी किसी की मदद जब भी जरूरत पड़ी करते थे, लेकिन इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर वो हमने मेवात में आके ही करना शुरू किया। और चाहे वो हमने स्टार्ट एजुकेशन से ही किया था, क्योंकि हमें लगा कि शायद शिक्षा ही सबसे बड़ी नींव है, और अगर आप शिक्षित होंगे तो आप बहुत सारी चीजें कर सकेंगे। लेकिन वो भी हमारी सोच विद टाइम बदलती रही। ओके। तो ओवरऑल मैम, जब इतनी आपने अच्छे से अपनी जर्नी हमें बताई, तो स्मार्ट एनजीओ का ख्याल कहाँ से आया, विचार कहाँ से आया इसका मैम? तो जहां तक कि स्मार्ट की बात है और इस नाम की बात है, तो हमने पहले नाम सोचा, फिर हमने इसका विस्तृत फॉर्म बनाया। क्योंकि हम जब पहली बारी जिस इलाके में हम गए, मेवात, जब हम पहुंचे तो हमें लगा कि क्योंकि हमारा नाम कपूर है, तो शायद आई कैन ब्रेक आइस बाय सेइंग राज कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर। लेकिन ये एक ऐसा इलाका था कि जहाँ कोई फिल्म हॉल नहीं, जहाँ मोबिलिटी नहीं, वहां लोगों को कौन कपूर कुछ आइडिया ही नहीं था। तो फिर हाउ डू यू नो दैट आइस ब्रेकर सेशंस जो होते हैं, तो फिर हम लोग ने बात करते करते सडनली हमें लगा कि ये बच्चे काफी स्मार्ट हैं, और अगर इनको थोड़ी सी दिशा मिले तो ये और भी स्मार्ट हो सकते हैं। तो वहां से हमें दिमाग में आया, और उस समय स्मार्टफोन नहीं थे, स्मार्ट एप्स नहीं थे, ये सब नहीं था। तो हम बात कर रहे हैं लेट 90s की। तो हमने नाम स्मार्ट सोचा, और हमने सोचा इट विल बी वेरी इजी टू कनेक्ट, क्योंकि स्मार्ट एक ऐसा शब्द है जो हिंदी में इसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है, और सभी लोग इसको समझते हैं। फिर स्मार्ट का नाम हम लोग के दिमाग में आया, और फिर हमने इसका जो एक्सपैंडेड फॉर्म था वो हुआ सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशंस फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप बोलेंगे कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो एज अ फिल्म मेकर आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, और हमें हमेशा लगा कि उसमें हम सच नहीं बोल रहे इन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में, क्योंकि हमें लगा कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन जैसा इन स्कीम से, इन योजनाओं से होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सच्चाई से नहीं काम हो रहा है। तो हमारा एक ही मकसद था कि हम जो भी काम करेंगे वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। और जब हमने मॉडर्न एप्लीकेशंस की बात करी, तो हमें लगा था कि क्योंकि दुनिया इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो ऐसा ना हो कि कुछ लोग अगर ट्रेडिशनल फॉर्म में करेंगे तो कुछ लोग पीछे रह जाएं। तो इसका पूरा मतलब है कि कंटिन्यूअस, निरंतर एक मॉडर्न एप्लीकेशंस की तलाश करना जो कि वाकई में लोगों के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर सके। दैट वाज द होल थिंकिंग अबाउट इट। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि केवल वेलफेयर अप्रोच से कभी भी बदलाव नहीं आता। अभी हम अपने सामुदायिक रेडियो के सेक्टर में भी देख रहे हैं कि जब तक हम स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स और पैसे के पीछे भागते हैं, तब तक हम सस्टेनेबल नहीं हो पाते। तो जब हम इसके कोर पे आते हैं कि हम वाकई में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, हम कुछ स्किल डेवलपमेंट करेंगे, हम कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करेंगे, हम लोगों की भाषा में उनसे जुड़ेंगे, हम उनके विकास के पर्सपेक्टिव को समझेंगे, एम्पावरमेंट शब्द क्या उनके लिए मायने रखता है उसको जानेंगे, तभी हम सही तरीके से काम कर सकते हैं। बिल्कुल।
एंड कौन सोच सकता है कि स्मार्ट एक छोटा सा शब्द है, 5 लेटर्स का, राइट। इसके अंदर इतना वास्ट मीनिंग हो सकता है। सल्यूट है मैम, सच में। लाइक दैट्स हाउ एक्चुअल क्रिएटिव थिंकर थिंग्स एंड नेम्स थिंग्स, ऑनेस्टली। यस, यस। सो मैम, मेवात, जो रीजन जहाँ पे आपने शुरुआत की थी, आपने ये रीजन क्यों चुना एंड शुरुआती चैलेंजेस आपको क्या है? एग्जैक्टली, बिकॉज आपने ये भी रेफरेंस दिया कि वहां पे अगर आप ऋषि कपूर, शशि राइट, कपूर की भी बात करें तो वो हाँ। भी समझना मुश्किल था। राइट। तो चैलेंजेस तो हमें जानने ही होंगे मैम, इनिशियल स्टेज में क्या चैलेंजेस थे? तो मेवात का नाम तो अब नून है, लेकिन एक हम, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि हम फिल्म्स बनाते थे और हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई थी ऑन लिटरेसी एंड लाइवलीहुड्स एंड लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट पर। तो हमें लगा कि जब हम जिस महकमे के लिए काम कर रहे थे, तो आई गिव फुल क्रेडिट टू द सेक्रेटरी देन, तो उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये बहुत साल पुरानी बात है। तो जब हम अपनी फिल्म जमा करने गए तो उन्होंने ही हमें ये चैलेंज दिया था, उन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम्हें पता है कि दिल्ली से इतने 70 किलोमीटर दूर एक जिला है, मतलब एक इलाका है, वो तब गुड़गांव के जिले में आता था, कि वहां पर ये जो सब आपने फिल्में बनाई हैं, इसका सही जो कहते हैं ना कि इसका इम्पैक्ट ऐसे इलाकों में हो सकता है जहां लिटरेसी रेट वाज ओनली 8% एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन मेवात। सो मेवात वाज लाइक अ रीजन, तो कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में था, कुछ हिस्सा एक और जिला है फरीदाबाद में था, कुछ हिस्सा टुवर्ड्स द वेस्ट था, ईस्ट था, and this was a region, and it used to come under Gurgaon. And when we went there for the first time, we realized what the secretary was saying, and we spoke with a lot of people, और हमें लगा कि ये एक जगह है जहाँ वाकई में कुछ रियल काम हो सकता है, which matched with our own vision of real transformation. And so we started, we did a survey, we did a lot of work. We felt that there was a lot of hostility towards NGOs because people had been misusing their funds, had been taking advantage of the illiteracy and ignorance of people. Because वो एक ऐसा इलाका था जो बाकी दुनिया से बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कटा हुआ है। तो वहां पर it was a very fertile ground to do something good. एंड दैट इज हाउ वी गॉट इनटू इट। और हम लोग ने हमेशा से कभी भी अप्रोच जो है अपनी बेनिफिशियरी अप्रोच नहीं ली, एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच से हम गए। तो हमारे जितने भी निर्णय होते थे, जो भी हमने वहां काम किया, वो लोगों की सहमति से किया और उनको एक इक्वल स्टेक होल्डर बना के किया। चाहे हमने शिक्षा के लिए काम किया हो, चाहे हमने लाइवलीहुड्स में काम किया, चाहे हमने हेल्थ में काम किया, चाहे अडल्ट एजुकेशन में किया, चाहे हमने स्किल डेवलपमेंट किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन एवरीथिंग वी मेड द कम्युनिटी एन इक्वल पार्टनर। तो हम लोग का जो पूरा उद्देश्य एक तरीके से वो रहा कि कम्युनिटी को चॉइस होनी चाहिए अपने निर्णय लेने की, और वो निर्णय स्टार्ट होते हैं जब आप उनके साथ काम करना शुरू करते हैं। तो आप अपने एजेंडा के साथ मत जाइए, उनके एजेंडा को अपने एजेंडा में फिट करिए। करेक्ट, इंक्लूजन सही मायने में यही कहलाता है, जब उनके भी अभिप्राय लिए जाएं, उनको इंक्लूड किए जाए काम में, तभी उसका जो इम्पैक्ट भी है वो भी अच्छा पड़ेगा क्यों उनके, है ना? Yes. तो मैम, अभी हमने मेवात के बारे में जाना है, तो अब बारी है मेवात रेडियो के बारे में जानने की, बिकॉज हम खुद रेडियो वाले हैं, तो हमारी Right. सुई वही अटक जाती Yes. है। तो आप हमें बताएं कि रेडियो मेवात स्टार्ट कैसे हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी थी? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट था जिसने आपको ये विचार डाला, थॉट डाला कि कम्युनिटी रेडियो की जरूरत है? जी, अगेन ये सब बहुत पुरानी बातें लगती हैं, लेकिन हाँ, रेडियो को शुरू करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन चीजों की। तो जब हम लोग एज स्मार्ट काम कर रहे थे, तो एक समय आया जब कुछ करप्शन केसेस हुए और उसमें सरकार ने निर्णय लिया कि वो एनजीओ के साथ नहीं काम करेंगे, और जो पूरा जो एनजीओ के प्रति एक उनकी जो सोच थी वो काफी नेगेटिव हो गई थी, और सरकार ने एक एडवाइजरी निकाल दी कि हम एनजीओ के साथ काम नहीं करेंगे। तो उस समय हम लोग का काम लगभग 100 गांव में चल रहा था, कम्युनिटीज के कमिटमेंट्स थे, हम लोग एक अपना आधार बना चुके थे,
और हमको ये बहुत क्लियर था कि हम लोग कोई फ्लाई बाय नाइट एनजीओ नहीं बनेंगे कि अभी काम है, पैसा है तो हम काम करें, उसके बाद अपना बिस्तर उठाए और कहीं और चल दिए। तो वी वर वेरी क्लियर कि जो भी काम करेंगे वो कम्युनिटी को हैंड ओवर करके जाएंगे। पर ये इन बिटवीन में जब ये एडवाइजरी आई तो हम लोगों को लगा कि इतना सारा हमने लोगों को वादे किए हैं और लोगों ने हमारे साथ वादे किए हैं, तो ये तो काम बिल्कुल अधूरा रह जाएगा और फिर हम उसी स्थिति में आ जाएंगे। जब हमने शुरू किया था तो हम लोग को लगा कि हमने इतने सारे कमिटमेंट्स लिए हुए हैं कम्युनिटी से, उनको हमने अपना वर्ड दिया है और उन्होंने हमें कमिट किया है, तो हम लोग अगर बीच में जाएंगे तो ये काम एक अधूरा सा रह जाएगा। सो देन हम लोग ने सोचा कि अब क्या करें। आई वाज जस्ट फॉर्चुनेट कि 2008 में या 2007 के एंड में ही मुझे एक राइट अप मिला एक मैगजीन में अबाउट कम्युनिटी रेडियो, एंड आई थॉट दैट दिस इज जस्ट आइडियल वेयर पीपल विल be owners of this platform. They will have a voice and they will be able to articulate their concerns like nobody else. तो वहां पर हमें लगा कि ये एक बदलाव की पहली किरण हो सकती है और मुझे लगा कि अगर हम इसको सेटअप करें तो हो सकता है कम्युनिटी इसको रन करे। 2008 में हमने अप्लाई किया, 2010 में हमको लाइसेंस मिला और सितंबर 2010 में हमने इसको शुरू कर दिया। तो मेरे लिए तो अगर आप मेरे पर्सनली पूछें तो ये एक जिसको कहते हैं ना, इट वाज लाइक अ बूम। इसमें हमें प्रोजेक्ट वर्क करने से छुट्टी मिली। इट वाज अ कांस्टेंट थिंग, इट वाज अ सस्टेनेबल कम्युनिटी लेड प्लेटफॉर्म। दूसरी बात ये थी कि जो हम पूरी कोशिश करते हैं शिक्षा के माध्यम से, किसी भी प्रोजेक्ट के माध्यम से, हम क्या देते हैं, हम जानकारी देते हैं, है ना। तो जब रेडियो आ गया तो रेडियो का सबसे बड़ा काम है कि आईईसी, इन्फॉर्म, एजुकेट, कम्युनिकेट, एम्पावर, जितने भी हम शब्द यूज करते हैं वो ये एक सामुदायिक रेडियो उनको फुलफिल करता है। तो हमें हमारे लिए एक और चैलेंज आ गया कि हम इसको किस तरीके से एक सही इंफॉर्मेशन देने का प्लेटफॉर्म बनाएं, हम कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन से कैसे एम्पावर करें, उनको एक आइडेंटिटी दें, और सबसे ज्यादा हाशिए पे रहने वाले लोग, छोटे किसान, छोटे रोज मजदूरी करने वाले लोग, मैकेनिक्स, इन लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म से कैसे जोड़ें। So that was the biggest challenge for us, and we are very happy to say that in this journey now of 16 years, we have been able to achieve quite a few goals with which we started. ओके, तो मैम जैसे आप मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स के लिए काम करती हैं और आपने मेवात के बारे में काफ़ी हमें बताया, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं, क्योंकि अक्सर उस ज़माने की बात करें तो महिलाएं वैसे ही पार्टिसिपेशन में थोड़ी पीछे रहा करती थी, आई अज्यूम। तो ऐसे में वुमेन पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट के लिए स्मार्ट एनजीओ एंड मेवात रेडियो ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए, एंड विच अमंग देम आर योर फेवरेट्स कि ये बहुत अच्छे चले या फिर इम्पैक्टफुल रहे? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे विमेन्स पार्टिसिपेशन बहुत चैलेंजिंग होता है, और आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम कम्युनिटी रेडियो का भी दायरा देखें तो महिलाएं बहुत कम है। टोकनिज्म, कुछ प्रोग्राम्स ऑन विमेन, कुछ जगहों में तो विमेन को इंक्लूड किया जाता है, बट अगर हम देखें सिग्नेटरीज तो 70% पुरुष हैं। अगर हम महिलाओं की संख्या जोड़ें सामुदायिक रेडियो में तो मुझे लगता है वो लगभग 30% पर ही हम रुक जाएंगे। तो चैलेंजिंग तो हर क्षेत्र में है, चाहे हम मीडिया देखें, चाहे हम एकेडमिया देखें, चाहे हम कुछ भी देखें, तो सामुदायिक रेडियो में भी दैट फिट्स इन वेरी वेल। लेकिन अगर हम रेडियो मेवात की बात करें तो जब ये शुरू हुआ तो लगभग 2 साल तक वी डिडंट हैव अ वुमेन्स वॉइस। तो इट वाज इजी टू इंक्लूड मेन बिकॉज उनको लगा कि ये एक नई स्किल है, टेक्नोलॉजी लगी, इवन दो इट इज नॉट सो हाई टेक। लेकिन विमेन को रेडियो स्टेशन तक लाना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, और विमेन के एनजीओ, विमेन को अपने प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट कराना एक चैलेंज था। लेकिन फिर भी उनके घर तक जाओ तो पुरुष के साथ खड़े होकर के तो वो बात कर लेती थी कि कोई ना कोई मेल मेंबर कहीं रहे कि पता नहीं क्या बोल रहे,
लेकिन उनका इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन नहीं होता था। हमें याद है कि जब हमारे पास पहला एक विमेन लिसनर का कॉल आया था, उसने अपने हस्बैंड के ही फ़ोन से फ़ोन किया था, लेकिन वी रिजॉइस्ड इन द स्टेशन बिकॉज़ हमें लगा कि चलो एक दरवाज़ा खुला। जी, शुरुआत हुई। फिर हम लोग ने इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी दिमाग लगाया, तो हम लोग जो वहाँ पर 1-2 वुमेन कॉलेजेस हैं, और तो एक ही था, उसमें जाके हमने बात करनी शुरू करी। फिर हमने इनवाइट करना शुरू किया टीचर्स के साथ। इट वाज़ अ वेरी, वेरी स्लो प्रोसेस। But then, after 2.5 years, we got a girl to our station who was very keen. वो लिखती भी थी, तो उनको खूब अपने पोएम्स वगैरह कहने का मौका चाहिए था। और एक रेडियो की सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसी कम्युनिटीज में रेडियो गिव्स यू एनोनिमिटी। आपका चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, आजकल तो हम लोग हर चीज वीडियो करते हैं, पर उस जमाने में तो नहीं था। प्योर रेडियो एंड वीडियो वाज प्योर वीडियो। अब तो लोग पॉडकास्ट बोलते हैं, पर मैं तो उसको बोलती हूँ वॉडकास्ट, क्योंकि आप तो वीडियो भी दिखा रहे हैं। तो यू नो, सो दैट इज द चैलेंज। तो उस समय लोगों को लगा, फिर धीमे धीमे एक महिला आई और आई, ऐसे करते करते हमारे यहाँ लगभग 2015 तक वी हैड 5 फीमेल्स एंड 5 मेल्स in our radio station, and that was a very big achievement for us. फिर जब ऐसे मौके मिले, कॉन्फिडेंस आया, तो उन्होंने भी अपने गोल पोस्ट शिफ्ट किए। हमारे यहाँ एक लड़की काम करती थी जो ये बोल के आई थी कि आप लोग हमारे घर में रेडियो में कैसे घुस के आ जाते हो। सोचिए, एक बात है 2013 की। और जब उसने हम लोग से सवाल पूछा, तो हमने कहा तुम भी अपने घर पहुंच सकती हो, एंड वी डिड अ स्मॉल प्रोग्राम विद हर। एंड शी वाज सो एक्साइटेड, शी हैड कम विद हर दादाजी, और दादाजी ने सुना उसको बाहर बैठ के लाइव किया हम लोग ने, छोटा सा एक question and answer kind of thing. And then she joined us and she stayed with us for 4 years. So when she stood up for panchayat election, she lost only by 6 votes. But एक रेडियो ने क्या किया, एक उम्मीद जगाई, एक हिम्मत दिलाई, आत्मविश्वास बढ़ाया, और ये कहा कि तुम किसी तरीके से कम नहीं हो। And I think that was a very historic step for us. So, and even now we have 3 women and 3 male staff in our office, and we are very happy in the sense that we've always tried to maintain this balance. ओके मैम, अब आज का जैसे आपने भी बात की, डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का ज़माना है। मैम, आप कम्युनिटी रेडियो और रेडियो की रेलेवेंस को कैसे देखते हो, और हमें आगे किन स्टेप्स पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, डिजिटल मीडिया को हम डिनाई नहीं कर सकते, इट्स अ रियलिटी। हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि इंटरनेट रेडियो को इरेलीवेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। मैं आपसे वो बात कर रही हूँ जो बहुत लोग कहते हैं, आई डू नॉट बिलीव इन इट। हम लोग 1.4 बिलियन पीपल हैं, अगर हमारे पास 800 मिलियन कनेक्शंस हैं भी, वो किसके हाथ में है? कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? कितने लोग इंटरनेट पे कर रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं? घर में एक फोन है, वो किसके हाथ में है? ऐसे आई कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर। और निकल के आएगा कि एक बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ विमेन के पास ये एक स्मार्टफोन है और अधिकार है इंटरनेट को इस्तेमाल करने का, क्योंकि हम आज भी एक बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी में जी रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में रेडियो, हम ये ना भूलें कि रेडियो एक ट्रस्ट और एक विश्वास का साधन है। ये एक विश्वसनीय टूल है, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया में कौन क्या अवतार में क्या लिख रहा है, क्या गाली बक रहा है, क्या अच्छा कमेंट कर रहा है, आप कभी तक नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते उन तक। लेकिन आपका जो सामुदायिक रेडियो है, वो आपके बीच काम कर रहा है, आपकी जगह आपके समुदाय को पता है, आप उनसे उनकी भाषा में उनके द्वारा काम करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कम्युनिटी रेडियो इज अ रिफ्लेक्शन, इट्स अ मिरर ऑफ अ डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो इसमें हम फेमिलियर वॉइस सुनते हैं, हमारी एक एबिलिटी होती है क्वेश्चन करने की, हम कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और हम लोगों के कंसर्न्स को समझते हैं। हम हाइपर लोकल मीडियम है,
जो कि एक ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए कंटेंट जनरेट करता है। यदि हमारे कंटेंट से फायदा हो रहा है तो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अगर अगर हमारे कंटेंट से नुकसान हो रहा है, कल को हमारे पास फोन आने बंद हो जाएंगे, लोग हमारे स्टेशन आना बंद हो जाएंगे। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट है, यू नो। Secondly, it is a very low cost, very low technology, very easily learned, accessible technology. तो कोई भी आप, you don't have to be an MTech or a BTech. Even if you are a 7th pass, 5th pass, as long as you know the alphabets, you can churn out a script. So ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे सामुदायिक रेडियो लोगों की आवाज बन चुके हैं, लोगों की आइडेंटिटी बन कर चुके हैं। ये एक रिश्ता है समुदाय और इस प्लेटफॉर्म का। ये अपनेपन का भी मतलब कॉमन लोग हैं और ग्राउंड लेवल पे काम होता है, तो दैट इज हाउ इनिशियल लेवल पे यही एक है कि लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज मैं बस यहाँ, देन आई विल मूव ऑन, एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि एक रेडियो ही है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो समुदाय है, जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। लोग उसको अपने BMW में भी सुनते हैं और लोग उसको अपने क्या बोलते हैं, ईंटों के भट्टे में भी सुनते हैं, अपने खेतों में भी सुनते हैं, अपने मैकेनिक की दुकान पे भी सुनते हैं, अपने साइकिल पे लटका के भी सुनते हैं, और वही प्रोग्राम सुनते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पैसा देना पड़ रहा है कि मुझे ये सुनना है तो मैं इतने पैसे दूं। तो ये एक इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां क्लास, कास्ट, ज्योग्राफी, नथिंग मैटर्स, एजुकेशन, नथिंग मैटर्स। We can access the same program at the same time as long as we have a tool. एग्जैक्टली। मैम जैसे अभी हमने कम्युनिटी रेडियो के बारे में बात करी, इसकी इम्पोर्टेंस भी आपने बहुत अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुली समझाई है, विच इज़ वेरी मच नेसेसरी टू नो, है ना। सिर्फ कम्युनिटी रेडियो की बात नहीं है, ओवरऑल रेडियो की बात है। तो अब कमिंग बैक टू कम्युनिटी रेडियो, हमें आप CMA और CRA के बारे में बताइए प्लीज, कम्युनिटी मीडिया अलायंस एंड कम्युनिटी रेडियो अलायंस, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने कहीं पे ये सुना भी था, एंड ये हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए कैसे सपोर्टिव होने वाला है, ये भी बता दीजिए प्लीज। नहीं, देखिए, जो कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन है वो तो 2011-12 का बना हुआ है, एंड इट इज अ मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप लोग भी, हम लोग भी, कई लोग मेंबर्स हैं, एंड दैट इज अ मेंबर बेस्ड ऑन अ मेंबरशिप फ्री organization, of which I was the first treasurer and then later a secretary, and today it is being managed by Sandeep Parmarji, who is the president, and we have Secretary Jitender, and we have a treasurer. So that is a totally different thing. What I have been contemplating, and I also announced in this radio festival which I've been doing, I'll take you a little one step back, और मैं पहले आपको रेडियो फेस्टिवल के बारे में बताऊंगी कि आपके पास म्यूजिक फेस्टिवल होता है, लिटरेरी फेस्ट होता है, डांस फेस्ट होता है, फ्लावर्स का फेस्टिवल होता है, दुनिया जहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन रेडियो, जो कि 100 साल कंप्लीट कर चुका है, उसको कोई नहीं मनाता। और जो सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं कि ये एक गरीब का इंफॉर्मेशन का साधन है, इसका वॉर में, इसका इंडिपेंडेंस में, इसका क्राइसिस में, इसका कोविड में, इसका रोल हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसको हम सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं। तो ये सब चीजों को सोचते हुए हम लोग ने, हमारी संस्था ने, स्मार्ट ने, कम्युनिटी, ये क्या बोलते हैं, द रेडियो फेस्टिवल लॉन्च किया 2018 में। एंड द होल आइडिया वाज कि हम आइसोलेटेड क्यों फील करें, क्योंकि हमारे भी नाम के आगे रेडियो है, तो क्यों ना हम पब्लिक रेडियो, प्राइवेट रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, सबको एक मंच पर लाएं और सबकी बातें सुने, क्योंकि हर किसी के पास कुछ कहने को है, हर बात से हम कुछ सीख सकते हैं। पब्लिक रेडियोज अपनी बात बताएंगे तो कम्युनिटी रेडियोज बेनिफिट करेंगे, कम्युनिटी रेडियो अपनी बात कहेंगे तो कमर्शियल बेनिफिट करेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो हम लोग ने ये रेडियो फेस्टिवल को चालू किया, और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग निरंतर 9 सालों से इसको कर रहे हैं, लगभग 200-250
कम्युनिटी रेडियोज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइवेट रेडियोज आते हैं, पब्लिक रेडियोज आते हैं, DGAIR आते हैं, यूनेस्को के हेड्स आते हैं, सेक्रेटरी MIB आते हैं, एंड वी बीन वेरी, प्रसार भारती वाले लोग आते हैं. वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी बीन एबल टू रन इट इन दिस फैशन फॉर द last 9 years. Having said that, now of course we are planning for our 10th. But coming back to Community Media Alliance, what I felt now is that, okay, for 9 years we are working with radios in India and we are learning. But there is a world outside India. There is Nepal with 385 radio stations. There is Bangladesh with 20 plus radio stations. There's Philippines with a large number of radio stations. And there is this whole continent of Africa which has shown the way कि किस तरीके से कम्युनिटी रेडियोज आइसोलेटेड एरियाज में जहाँ इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कम्युनिटी रेडियो किस प्रकार से लोगों को जोड़ता है और लोगों की कहानियों को कहने का एक मौका देता है. We thought that it's high time that we align in a way and learn from others outside India also. क्योंकि हम लोग ऐसा ना हो, भारत देश बहुत बड़ा है पर कभी कभी लगता है कि हम लोग बिल्कुल कुएं के मेंढक की तरह आपस में बात कर ली, थोड़ा टर कर लिया, किसी का साथ दे दिया, किसी का कोई प्रोजेक्ट मिल गया, कुछ हो गया, बट वी आर नॉट लुकिंग एट हाउ others are sustaining themselves, which are far older than the India community radio movement. So what is it that they are doing differently? What is it that we can learn from them? How do they connect with their communities? How do they sustain themselves? तो ये जो पूरा अलायंस है उसका उद्देश्य है एक तो सॉलिडारिटी. आज टाइम ऐसा है, फंड्स की बहुत कमी है, सारी वॉर्स हो रही है, दुनिया जहाँ की चीजें हो रही है, तो उसमें जो लोकल है वो कहीं ग्लोबल क्लटर में खो ना जाए. think solidarity amongst this very hyper local platform across boundaries, beyond boundaries, build on policy dialogue, because our policy guidelines also need some change, some lessons that we can incorporate from across the globe. Then how to become a collective voice? How do we, there are some concerns which are global. How do we become a collective voice that people listen to and reckon with? तो हम लोग ने सोचा कि ये एक सही समय है. इस समय लोग UN में इतनी क्राइसिस चल रही है, आसपास के नेबरहुड में इतनी क्राइसिस चल रही है, तो क्या हम लोग सब जो कि एक समुदाय की आवाज है उनको सुन करके कुछ बड़ा काम कर सकते हैं. और वही सोच हमारा कम्युनिटी मीडिया अलायंस का है. सो हमारा जो पर्सपेक्टिव है कम्युनिटी मीडिया अलायंस का या CMA का फॉर द ग्लोबल साउथ, वो ये है कि हम पूरे ग्लोबल साउथ को इससे जोड़ें. साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और नीचे चले जाएं, जहां पर कि हमारे देश में इतनी विविधता है भाषाओं की, तो अगर वो हमारी भाषा नहीं भी बोलते हैं तो हम भी तो नहीं बोलते, हम भी तो गढ़वाली नहीं बोलते, हम भी तो कुमाऊनी नहीं बोलते, हम भी तो तमिल नहीं बोलते, तो हमारे लिए वो एक चैलेंज नहीं होगा. रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स है, लेकिन जैसे कि मुद्दे हैं, इस समय कोविड पूरे यूनिवर्स ने एक्सपीरियंस किया, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी पूरी दुनिया एक्सपीरियंस कर रही है, डेमोक्रेसी सब चाहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन के विक्टिम्स हम सब हैं, है ना. लाइवलीहुड्स, माइग्रेशन, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गया है. तब क्लाइमेट के कारण या वॉर के कारण या किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट के कारण माइग्रेशन होता है, हर देश में होता है, हर देश में नए लोग आके रहते हैं. तो ये सारे जो कॉमन ग्राउंड है उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसको एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो लर्निंग, एक्सचेंज, कोलैबोरेशन, ट्रेनिंग, पॉजिटिव स्टोरीज, एंड लाइक अ शेयर्ड एडवोकेसी प्लेटफॉर्म बनाना, वो हमारा एक मुद्दा है. विच इज अ ब्रिलियंट आइडिया एज वेल, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि लोगों से सीख भी रहे हैं. जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, काफी ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हमने दूसरों से सीखे हैं, काफी ऐसी चीजें हैं जो हमसे भी लोगों ने सीखी हैं.
एंड आई एम श्योर ये जो मोमेंट है बहुत ही इम्पैक्टफुल होने वाला है, क्यों अंकित, है ना? बिल्कुल है ना? तो इसी से मैम अगला मेरा सवाल ये है कि जैसे आप मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए काम कर चुकी हैं, एंड वन अमोंग देम इज ऑल्सो ऑफ कोर्स दिव्यांगजन, है ना? तो हम जैसे जो दिव्यांग हैं जो मीडिया में एंटर कर रहे हैं, सिंस यू आर एसोसिएटेड विद फिल्म मेकिंग एज वेल, और आप रेडियो में भी हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप इसको कैसे देखती हैं, जो दिव्यांगजनों का पार्टिसिपेशन मीडिया सेक्टर में है उसको आप कैसे देखती हैं, और इसको बेहतर बनाने के लिए और इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए क्या बेटर आइडियाज और आ सकती हैं? शायद जो मैं कहूँ वो कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि मीडिया में दिव्यांगजनों की भागीदारी को एक चैरिटी की तरह नहीं लेना चाहिए, और ना ही एक इंक्लूजन या बॉक्स टिकिंग की तरह नहीं देखना चाहिए। ठीक है, हमने एक दिव्यांग को रख लिया है, हमारा कोटा पूरा हो गया है। वो इंक्लूजन कभी भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कुछ स्टेशंस में भी देखा और भी जगह देखा कि उनको एक स्पेक्टिकल बना दिया जाता है और खुद पॉइंट्स उसके लेते हैं। ये ब्राउनी पॉइंट्स है, देखिए देखिए ये हमारे यहाँ काम कर रही है, देखिए उनके साथ ये प्रॉब्लम है, क्यों देखें? हमने और आपने और किसी को तो नहीं मुझे दिखाया, है ना? So till we do not accept them genuinely as equals, जो हमारी पूरी लड़ाई जब मैं लगातार कह रही हूँ वो इक्वालिटी की है, और उस इक्वालिटी में दिव्यांगजन भी है। हमारे पास सारी क्वालिटीज नहीं है, हमारे पास सारा टैलेंट नहीं है, सिमिलरली उनके पास भी सारा टैलेंट नहीं है, उनके पास भी छोटी मोटी कमियां हैं, हमारे पास भी है। तो हमको उनको एक एक हमने अपना काम कर दिया, हमने इंक्लूड कर लिया, हमने टिक बॉक्स कर दिया, दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। दूसरी बात मुझे लगता है, डोंट टेक देम एज एन ऑडियंस, टेक देम एज कंटेंट क्रिएटर्स, रिपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स, प्रेजेंटर्स, एडिटर्स। आजकल हमारे पास बहुत सारे साधन है, हमारे पास इक्विपमेंट ऐसा है जो कि कॉन्शियस है, सेंसिटिव टू पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज है। हमको उनको सिर्फ एक ऑडियंस और एक स्पेक्टिकल की तरह नहीं देखना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि कम्युनिटी रेडियो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर सकता है अगर जेन्युइन हो, क्योंकि ये लोकल है, फ्लेक्सिबल है और अकोमोडेटिंग है ना? ये रेडियो के लिए आपको रोज एक विजुअल ड्राइंग नहीं बनानी है, आपको चेहरा भी दिखाएं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको रोज सिंपैथी नहीं चाहिए, आपको एम्पैथी चाहिए। ये अगर मैं कहूँ तो इवन विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी एक बहुत एक्सेसिबल टूल है, डिफरेंस है ना? प्रॉपर असिस्टिव डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ मैनेजेबल है। एग्जैक्टली, तो हम ये कह रहे हैं कि स्टेशंस को एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है, इंक्लूसिव ट्रेनिंग की जरूरत है, स्पेशली एबल सेंसिटिव कंटेंट की जरूरत है, एंड मुझे लगता है जब हम मार्जिनलाइज की बात करते हैं तो चाहे महिला हो, चाहे स्पेशली एबल्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे फार्मर हो, चाहे स्मॉल बिजनेस पर्सन होते, मतलब स्मॉल काम करने वाले जो लोग होते हैं कि दहाड़ी वाले, वो सब मार्जिनलाइज है। मैं तो महिलाओं को भी आज भी मार्जिनलाइज कैटेगरी में ही रखती हूँ, क्योंकि कितनी महिलाओं के पास उनके अधिकार है। तो जब हम बात करें तो जैसे हम एक इंक्लूसिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही हमें एक इंक्लूसिव अप्रोच अडॉप्ट करना है फॉर दिव्यांगजन। उनकी स्टोरीज उनके बिना ना बताएं, उनके मुख से उनको खुद माइक देके उनको इंक्लूड करें, तो हम अपने काम में सफल होंगे। वी आर ग्रेटफुल कि हम ऐसी जगह हैं, हमारा रेडियो हमें मौका देता है और भी दिव्यांगजनों को मौका देता है अपनी कहानी बताने का, लोगों को अवेयर करने का, बिकॉज मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अवेयरनेस जनरेशन। और जहां हम एक इंसान को बोलेंगे तो वो सिर्फ एक इंसान तक पहुंचेगा, फिर वो दूसरे को बोले तो सिर्फ 2 लोगों तक, बट मीडिया से काफी सारे लोगों तक, मास लोगों तक एक साथ पहुंच रही है। सो दैट्स व्हाई वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस, एंड आई एम श्योर ऐसे ही और इनिशिएटिव्स आते रहेंगे और भी रेडियोज होंगे जो इन चीजों पे, इस डायरेक्शन पे काम करेंगे। राइट अंकित? बिल्कुल बिल्कुल, अभी 2 तो हैं ही, आप लोग हैं और दाहौड़ वाले हैं।
दो तो है ही, और एक और रेडियो स्टेशन अरपा है, सांगिया टंडन, जहाँ पर उनके पास एक स्पेशली एबल्ड गर्ल है जो उनका रेडियो रन करती है. So I am seeing a lot of inclusion there, and धीमे धीमे it can only get better. Yes, Yes. it will Yes. get better because दिव्यांग भी अपनी तरफ से सारी कोशिश जी जान लगा रहे हैं, एंड एवरीबडी मिलके जब काम करता है तो इम्पैक्ट डबल होता है ऑफ कोर्स. और आपने इतनी अच्छी बात करी, हम लोग को भी मोटिवेट किया. तो मैम, इस जर्नी में जो आपकी खुद की भी जर्नी है, इसे आप, इसका कोई यादगार पल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, या आप जो ये काम कर रही हैं, जैसे आपने सबको मोटिवेट किया, आपको कौन मोटिवेट करता है, आप कैसे मोटिवेट होती हैं अभी तक इस काम को करने के लिए? तो मेरा एक कहना है अपनी टीम से भी कि जिस दिन तुम्हें लगे कि मुझे, आई एम नॉट enthused by the work I'm doing, जैसे मुझे आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जाए या मुझे रेडियो स्टेशन जाने का मन नहीं है, तो इट्स टाइम टू मूव अवे. तो जब तक आप अपने काम से मोटिवेटेड नहीं है, तब तक आपको वो काम करना भी नहीं चाहिए. तो मुझे लगता है कि सबके मोटिवेशन अलग हैं, तो मेरे जीवन का जो मोटिवेशन है वो बहुत छोटी छोटी स्टोरीज ऑफ चेंज है. तो जैसे कि मेरे लिए, अगर मैं रेडियो में बात करूं, तो मैंने जैसे पहले बताया कि जब वो लड़की आई कि आप मेरे रेडियो में कैसे घुसती हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी, इट वाज आल्सो अ जोल्ट एंड अ रियलाइजेशन कि हम लोग चाहे जितने भी एडवांस हो जाएं, आज भी कुछ कुछ पॉकेट्स में, गांव में ये स्थिति है जहां हम एक तरफ तो अपने को इतना एडवांस बोलते हैं, we talk about Silicon Valley, we talk about technologically advanced country, लेकिन there are pockets where radio can make a difference by demystifying technology, by including them. तो वो मेरे लिए एक बहुत ही सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, दैट इस लड़की जैसी अभी बहुत सारी लड़कियां हैं, तक हमें पहुंचना है. So that was one thing. The second thing that motivates me is that when I travel to other stations, to the villages of India, and I see how radios are impacting people's lives, how they are talking about domestic violence, how they are raising issues which otherwise have been ignored, how helping a zero-dose child to become a fully immunized child through the radio, how a patient of TB has got access to treatment. These are very small stories, but every day when you listen to them, you feel that yes, we are required. No, we are required. हमारी जरूरत है, और जब तक हमारी जरूरत है, हम काम करेंगे, लड़ेंगे, और निरंतर अपने लिए नए नए गोल पोस्ट बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम हर हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति को आवाज दें, सुविधा दें, इन अ सर्टेन सेंस एक्सेस दें और इंफॉर्मेशन दें. और ये जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हमारे देश में है, क्या मतलब पूरी दुनिया में है, उसको हम इस रेडियो के माध्यम से उस गैप को कम करें, leadership develop करें. There are so many stories that radios have to show, and every radio station inspires me, to tell you honestly. So that is my motivation, and I think I will continue till the community wants me, and then I will, as it is, we have handed over the station to the community, but we will do it also on paper, and then I will feel happy. कितनी खूबसूरत बात बोली मैम ने कि ओवरऑल मतलब ये चीज मुझे भी मोटिवेट करी कि इफ यू आर लविंग योर वर्क, पहली चीज अपने काम पे प्यार होना चाहिए, दूसरी चीज अपने काम से रिजल्ट मिलना चाहिए. अगर तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है तो तुम अपने आप मोटिवेटेड रहोगे. एक तो गोल होना चाहिए कि हाँ मेरा ये गोल है. तो इसी से मेरा अगला सवाल आपकी तरफ आता है मैम कि जैसे सोशल सेक्टर में काम करना, जैसे आपने कहा था कि ये आपका चॉइस नहीं था, आपका फर्स्ट चॉइस नहीं था ये. आफ्टर choosing 3-4 paths, then probably you reached here. तो आप फिर भी इतने सालों से यहाँ पे बनी हैं, तो what do you think कि सोशल सेक्टर में काम करने के लिए कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए या फिर कौन सा माइंडसेट होना चाहिए
जो दिल अपना वैसे ही फोकस्ड रखे, हम दिल और दिमाग की, हमें सोशल सेक्टर में ही रहना है, नॉट सेल्फ बेनिफिट नहीं होना है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि सोशल सेक्टर, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वैसे आप ज़मीन पे काम कर रहे हो, वो है एक सुनने की क्षमता। तो अगर आप सिर्फ अपनी बात करेंगे और दूसरे की नहीं सुनेंगे, तो आप कभी भी एक समन्वय नहीं बना पाएंगे, एक तालमेल नहीं बना पाएंगे। आपको एक स्पेस क्रिएट करनी है जहां ट्रस्ट बिल्ड हो। और वो ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप लोगों की बात सुनते हैं, उनको समझते हैं और फिर उनके साथ मिलके कोई सुझाव देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजी में तो हम लोग कहते हैं कि देयर हैज टू बी सम ह्यूमिलिटी, देयर हैज टू बी द एबिलिटी टू लिसन, नॉट ओनली टॉक, एंड लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू बिल्डिंग ट्रस्ट। ओके, आपने कई बार ये सुना होगा कि लोग, अगर आप मेरी बात सुने तो मैं आपसे कहूं, तो लोगों को हमेशा डाउट रहता है कि आप वो बात भी नहीं खत्म कर पाएंगे और आप उनको जज करने लगेंगे। बहुत सी महिलाएं अपनी कहानियां नहीं बताती हैं क्योंकि उनको लगता है कि समुदाय उनको जज करेगा। तो वी डोंट अलाउ पीपल दैट स्पेस टू शेयर their stories, not of achievements but also of failures, also of distress. So I think listening is point number one. Number two, I think in social sector what is required is patience. हम कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, है ना? हम ओवरनाइट हम नहीं देख सकते हैं कि कल हमने 10 फुट की दीवार बना दी। बदलाव ओवरनाइट नहीं होता है। आज हमने कोई बात कही, कल हमको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक मीटिंग में, एक इंटरैक्शन में, एक प्रोग्राम में कभी भी असर नहीं दिखाई पड़ता। तो द होल अप्रोच इज सस्टेन्ड, एंड फॉर सस्टेनेंस यू नीड पेशेंस। द थर्ड थिंग इज परसिवियरेंस। आप कई बारी नाकामयाब होंगे, कई बारी आप सोच के जाएंगे कि ये काम बहुत अच्छे से होगा, लोग इसको बहुत अच्छे से रिसीव करेंगे, पर वो नहीं रिसीव करते, उनको नहीं समझ में आता, वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको परसिवियरेंस होनी चाहिए कि नहीं, चलो इस बार ही फेल हुए, फिर हम कुछ और लेके जाते हैं, ये प्रोग्राम नहीं सक्सेसफुल हुआ, हम किसी और तरीके से इसको कहते हैं। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस। एंड पैशन, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर एक पैशन नहीं होगा ना, एक आग नहीं होगी कुछ करने की, इच्छा नहीं होगी, तब तक हम नहीं करेंगे। 2-3 और चीजें हैं जो कि बहुत कॉमन है कि हमें अपनी बात रखने की करेज होनी चाहिए। क्योंकि जब हम सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे अनकंफर्टेबल मोमेंट्स आते हैं, बहुत सारे पावर स्ट्रक्चर्स को हम क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम पेट्रियार्की को क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हम ब्यूरोक्रेसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और हमारे में खुद वो करेज नहीं है कुछ करने की या बोलने की, तो हम दूसरे के लिए क्या लड़ेंगे? और लास्टली एक जो हम कहते हैं ना, इंटेग्रिटी, अपने आपको सही काम करना है। अगर आपने एक गलत काम कर दिया तो 5-6 साल लगते हैं दूसरे को आकर के वही काम करने में। कम्युनिटी का एक ट्रस्ट बिट्रेयल होता है, वायलेशन हो जाता है। तो आप अधूरा काम ना करें, आप इंटेग्रिटी के साथ काम करें, आप पैशन के साथ काम करें, आप पेशेंस के साथ काम करें, परसिवियरेंस, have the ability to fight for others, fight for yourself, and the humility to learn from each other, to listen to each other. I think that in its way are some of the non-negotiables in the social sector. That was very deep as well, because कुछ चीजें ऊपर ऊपर की होती हैं, कुछ चीजें बहुत डीप होती हैं, जो ऑलरेडी उस काम को कर चुका होता है, बस उन्हें आइडिया होता है कि अच्छा, दिस इज द रियल thing that needs to be there. And thank you so much for sharing those with us, ma'am. एंड मैम, सो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मैम आगे फ्यूचर क्या है स्मार्ट एनजीओज को लेकर और रेडियो मेवात को लेकर आपको? मेरा तो एक ही मकसद है that we are a community radio and we should have a very deep community engagement and a very strong community learning. हमारा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जहां हम सिर्फ बोले ना सुने, सिर्फ सिखाएं ना सीखें, क्योंकि हमारे बगैर भी ये कम्युनिटीज थ्राइव कर रही थी या सर्वाइव कर रही थी। तो ऐसा नहीं कि वी हैव कम विद समथिंग दैट
we are going to bring about so much change in their lives that they can't work towards, for toward themselves, that they can't work for by themselves. So we can only be catalysts, and the catalyst, it connects, it घुल मिल जाता है ना, तभी तो आप कैटलिस्ट होते हैं. तो जब तक आप अपने समुदाय के साथ घुल मिल नहीं जाएंगे, उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, उनके अलग अलग सेगमेंट्स, उनके अलग अलग चैलेंजेस को अच्छे से नहीं जाएंगे, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप एक सक्सेसफुल रेडियो नहीं है. लोग कहते हैं कि हमारा ट्रांसमीटर का पावर बढ़ा दीजिए. भाई, आपके अपने कम्युनिटी में 5 लाख लोग या 3 लाख लोग हैं, क्या आपने 16 साल में पूरे 3 लाख लोगों के साथ कनेक्शन बनाया? नहीं. तो ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, और आपको जितना आपका दायरा है उसी में आप इंटेंसली काम करें. तो यही मेरा मिशन अपने स्टेशन के लिए भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ आत्मीयता होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और उनको लगना चाहिए कि ये उनका रेडियो स्टेशन है. दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स. हम लोग ने जब हमारे 10 साल हुए थे, हम लोग ने 1000 आवाजें चलाई थी. So, the whole idea is how do we inclusion and connection is what we are working towards. एंड आपने तो मैम इतने सालों से बहुत सा चेंज लाया भी है. आपने हमें शुरुआत से बात बताई है, एंड ऑल द बेस्ट, एंड वी रियली होप, एंड हमें पूरी उम्मीद भी है, भरोसा भी है कि आगे जो भी आप गोल अचीव करना चाह रही हैं वो भी आप करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स इतना चेंज आया है, आगे और भी आएगा. यस यस. एंड मैम, जाते जाते आपका मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए और कम्युनिटी के लिए क्या रहेगा? अभी तक तो इतना बोल चुके हैं, अब तो श्रोताओं से सुनने का मौका है, तो वो मुझे बताएंगे कि उनका ये सुनने के बाद क्या मैसेज है. लेकिन आपने पूछा है तो मैं यही कहूंगी कि अपनी आवाज को, जैसे कि आप लोग एंकर्स हैं, रेडियो वाले हैं और आपके सुनने वाले हैं, तो अपनी आवाज का इस्तेमाल करें, अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी आवाज से लोगों को जोड़ें. आपके पास जानकारी है, आपके पास कहानियां हैं, आपके पास बदलाव लाने की कैपेसिटी है. आप इस जो आपका रेडियो स्टेशन है, NIVH जो रेडियो स्टेशन है, उससे जुड़े, क्योंकि आपकी कहानी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी और की. तो कोई कहानी कम महत्वपूर्ण नहीं होती, कोई आवाज खराब नहीं होती, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, हर किसी के पास कुछ कहने को होता है. तो इसका इस्तेमाल करें और बोलना शुरू करें, क्योंकि आप ही इसकी जान है. और सवाल पूछें, कम्युनिटीज को जोड़ें, पावर को शेयर करें, और एक विकास की ओर आगे बढ़ें. दैट इज व्हाट माय मैसेज इज, बट यूज योर वॉइस. That is the whole message of a radio station, not for the youngsters but for the community. एग्जैक्टली, एंड कम्युनिकेशन इज द की मैम. मतलब चाहे रिश्ते में हो, रेडियो में हो, कहीं भी हो. एंड आई फील ये मेरा भी एक लाइफ एक्सपीरियंस रहा है. जब भी मैंने बोलना शुरू किया तब लाइफ में काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड हुई हैं. एंड आई थिंक दैट्स समथिंग मेनी पीपल शुड अंडरस्टैंड कि बोलो. यस यस, बिल्कुल मैम ने आपने बिल्कुल सही बात की कि आवाज़ ही पहचान है, और आपने भी एक आवाज़ को ही मीडियम बनाया, यानी कि रेडियो को, और उससे कई लोगों तक आप जुड़े. और हम चाहेंगे आगे भी आप इसी तरह रेडियो के माध्यम से, NGO के माध्यम से, जो आपका है, एंड जो आपका रेडियो फेस्टिवल है उसके माध्यम से हम, आप जैसे बात की, ग्लोबली आप जाएं. एंड थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच मैम. या, एंड आपने शुरुआत से अब तक अपनी जर्नी बताई है. आई एम श्योर बहुत सारे लिसनर्स हमारे जो हैं, सुनने वाले हैं, वो भी इंस्पायर होंगे सुन के. और मैं तो सचमुच में इंस्पायर हुई हूँ. काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपसे लेके जा रही हूँ मैम, जो आई एम ऑनेस्टली सेइंग अपने लाइफ में मैं अप्लाई करूँगी. बिकॉज कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम सुनने के लिए सुनते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल तक पहुँचती हैं. आपकी कही हुई बहुत सी बातें ऐसी रही हैं जो मैं पूरी कोशिश करूंगी फ्यूचर में अपने साथ लेके चलने के लिए. बिकॉज आई एम समवेयर इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी, एंड समवेयर फील कि अगर सोसाइटी के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो
वी हैव टू, एंड अगर ये सारी चीजें अप्लाई करने से मैं और बेहतर बन सकती हूँ तो व्हाई नॉट, राइट? Yes, yes, yes. तो यस मैम, थैंक यू सो मच एंड Thank you so much for your kind words. And today I feel my journey is complete. I started with ONGC in Dehradun, and today I'm talking to NIVH Hello Dun. So, In in a Dehradun. certain way, it's a very satisfying feeling that I'm having, and I hope that my colleagues, I don't know where they लॉट्स are. ऑफ लव Those- फ्रॉम देहरादून टू यू so, एंड किसी दिन thank you आपका so मन much. करे प्लीज हमसे भी मिलने आ जाइए देहरादून जब आएंगे तो। जरूर जरूर या एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग जर्नीज को जाने के लिए गाइस हमारे साथ बने रहना ओनली ऑन 91.2 एंड IVH हेलो दून। अभी के लिए मैं आरजे जेनिफर और मैं अनूप खान की तरफ से लेते हैं इजाजत। बाय। थैंक यू बाय। मैम।